नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ हंस में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे आरटीई एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यहां से आपके एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा आरटीई एक्ट कंप्लीट करेंगे, तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। आरटीई एक्ट 2009 दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, हिंदी में देखेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत दुनिया का 135वां देश है, यानी 134 देश आरटीई एक्ट को भारत से पहले लागू कर चुके थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसका आरटीई एक्ट का उद्देश्य क्या है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान। ठीक है, यानी 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको आप निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देंगे। ये किसका उद्देश्य है? आरटीई एक्ट 2009 का उद्देश्य है। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे इस पीडीएफ नोट्स में मैंने ऐड कर दिए हैं और आपको ये बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। बस एक बार आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लें कि जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं। यह भारतीय संविधान के 86वां यानी 86वां संशोधन एवं अनुच्छेद 21A 21A के नाम से जोड़ा गया। दोस्तों ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, याद रखिएगा। 21A अनुच्छेद 21A के नाम से जोड़ा गया और 86वां संशोधन। आगे बढ़ेंगे। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 20 जुलाई 2009 को कहां पारित हुआ? आपकी राज्यसभा में। 4 अगस्त 2009 को कहां पारित हुआ? लोकसभा में। दोनों डेट याद कर लीजिए, राज्यसभा और लोकसभा की। आगे बढ़ते हैं। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इस पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। 26 अगस्त 2009 और 27 अगस्त 2009 के गजट में यह पास हुआ यानी प्रकाशित हुआ। इसीलिए ये आरटीई एक्ट 2009 यानी 2009 कहलाया। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह पास तो हो गया आपका 2009 में, लेकिन ये लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में, जम्मू कश्मीर को दोस्तों छोड़कर, ये अपवाद है। ठीक है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में 7 अध्याय, 38 धाराएं एवं 1 अनुसूची है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम में 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची है, इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे इसके नियम क्या क्या हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो सारे के सारे नियम ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों, कक्षा 1 से 8 तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, कक्षा 1 से 8 तक के किसी भी विद्यार्थी को आप फेल नहीं कर सकते। विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी जिसे बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एवं जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। बिना इनके भी आप विद्यालय में बच्चे को क्या करेंगे? प्रवेश देंगे। आगे बढ़ते हैं। दंड एवं प्रताड़ना पर प्रतिबंध यानी बच्चे की पिटाई नहीं कर सकते, उसे दंड और प्रताड़ना नहीं दे सकते। ये आपके धारा 17 के अंतर्गत कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो इसको भी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूलों की प्रबंधन समिति में 3/4 सदस्य। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कि प्राइवेट स्कूलों की प्रबंधन समिति में 3/4 अभिभावक होंगे यानी बच्चों के माता पिता होंगे, जिसमें 50% कौन होंगी? महिलाएं होंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? वो भी अभिभावक ही होगा, यानी बच्चे का कोई माता पिता ही होगा। प्राइवेट स्कूलों की प्रबंधन समिति में 3/4 सदस्य बच्चों के माता पिता यानी अभिभावक होंगे, जिनमें 50% महिलाएं होंगी। और प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? वो भी आपका अभिभावक ही होगा। आगे बढ़ते हैं। डोनेशन लेने पर प्रतिबंध। आप किसी बच्चे से डोनेशन नहीं ले सकते। अगर आप डोनेशन लेते हुए पकड़े जाते हैं तो जितनी डोनेशन राशि आपने ली है उसका 10 गुना आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा पर प्रतिबंध। ठीक है, आप प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते, ना बच्चों से और ना ही बच्चों के माता पिता से। अगर आप प्रवेश परीक्षा लेने पर पहली बार अगर आप प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं तो आपको पहली बार कितना जुर्माना देना पड़ेगा? 25,000। ठीक है, और अगर आप फिर भी नहीं मान रहे, दोबारा किसी और से प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं तो अगली बार आपको 50,000 रुपए का क्या जुर्माना देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर प्रतिबंध। आप बिना मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं चला सकते हैं। अगर आप चलाते हैं तो आपको जुर्माना कितना देना पड़ेगा? 50,000। और अगर आप उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं तो आपको 10,000 प्रतिदिन जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आरटीई 2009 यानी आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें निर्धन बच्चों के लिए आरक्षित हैं। यानी जो बच्चे पिछड़े हुए हैं, निर्धन वर्ग के हैं, तो उन लोगों के लिए 25% सीटें निर्धन बच्चों के लिए क्या है? आरक्षित हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है? तो 1:40। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि 60 छात्र पर 2 अध्यापक। याद रखिएगा कि अगर 60 छात्र हैं तो 2 अध्यापक, और 61 से अगर 90 छात्र हैं तो 3 अध्यापक, यानी 61 से 90 छात्र बराबर 3 शिक्षक, और 91 से 120 छात्र बराबर 4 शिक्षक होने चाहिए। ठीक है, और 120 से 200 शिक्षक बराबर 5 शिक्षक होने चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उसको जरूर याद कर लीजिएगा कि 150 छात्र से अधिक होने पर, ध्यान दीजिएगा, 150 छात्र से अधिक होने पर 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक आपके यहां रखा जाएगा स्कूल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखेंगे कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होता है? तो 1:35। प्राथमिक पर 1:40 था, और अब माध्यमिक स्तर पर देखेंगे तो शिक्षक छात्र का अनुपात 1:35 है। माध्यमिक स्तर पर सबसे अधिक बच्चों पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक यानी परमानेंट हेडमास्टर रखा जाएगा। ये जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों कार्य दिवस की। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर 200 दिन स्कूल कैलेंडर के अनुसार, यानी स्कूल का कैलेंडर जो होता है, वार्षिक जो भी कैलेंडर होता है, तो उसके अनुसार 200 दिन कार्य दिवस प्राथमिक स्तर के लिए किया गया है। ठीक है, माध्यमिक स्तर के लिए 220 दिन है। प्राथमिक के लिए 200 दिन और माध्यमिक स्तर के लिए 220 दिन। अगला पॉइंट देखेंगे। एक सप्ताह में कुल 45 घंटे पढ़ाई के कार्य होने चाहिए। यानी 45 घंटे पढ़ाई के कार्य में सब कुछ शामिल है, गृह कार्य, होमवर्क, जितनी भी चीजें हैं वो आपके इन्हीं 45 घंटों में शामिल हैं। आगे दोस्तों बढ़ेंगे कि जो सरकारी अध्यापक हैं वो बच्चों को अलग से ट्यूशन, निजी तौर पर कोई भी फीस लेकर के आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। आगे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यालयी ढांचा। यहां से प्रश्न आ सकते हैं, संभावना बन रही है प्रश्न आने की विद्यालयी ढांचा से। तो कैसा होना चाहिए विद्यालयी ढांचा? शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। ठीक है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, किचन सेट यानी मिड डे मील भोजन के लिए, मध्याह्न भोजन को जो बनाने के लिए आपका किचन सेट अच्छा होना चाहिए, खेल का मैदान, बच्चों के लिए खेल का मैदान हो, लाइब्रेरी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर मौसम के लिए बेहतर भवन, यानी हर मौसम, सर्दी, गर्मी और बरसात के लिए विद्यालय में बेहतर भवन होने चाहिए जिससे बच्चे को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सतत मूल्यांकन क्या होता है? जो लगातार मूल्यांकन किया जाता है वो आपका सतत मूल्यांकन, और व्यापक मूल्यांकन यानी संपूर्ण मूल्यांकन, हर चीज का मूल्यांकन, वो प्रतिभा हो या आपका सब्जेक्ट वाइज ज्ञान हो, हर चीज का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। बाल केंद्रित का मतलब होता है बालक की रुचि, जिज्ञासा, आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, गीत विधि आधारित शिक्षा, बच्चों को गीत के माध्यम से सिखाएं। अगला पॉइंट, किसी प्रकार की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। 1 से 8 तक आपकी किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। मातृभाषा में शिक्षा को वरीयता, मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाए। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर के अंतर्गत होनी चाहिए दोस्तों, 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी
3 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आपको ये पीडीएफ दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद।